So good afternoon everyone. We start with the next accounting standard, AS9, revenue recognition. Okay. Now जो AS7 अपना था वो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ही था. वो रेवेन्यू कौन से के रिस्पेक्ट में था? कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. पर नॉर्मल बिजनेसमैन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करे? सर्विस इंडस्ट्री वाला रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करे? तो एक तरह से किसी भी तरह की इनकम अगर है तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस तरह से होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस वैल्यू पे होना चाहिए, वो सारा मैटर जो है वो AS9 कवर करता है. एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस, बहुत पुराना है और मेरे ख्याल से थोड़े ही टाइम में ये अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज आज की कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिनेरियोज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं. तो अब रेवेन्यू के डेफिनेशन देखिए भाई. तो AS9 ने रेवेन्यू को डिफाइन क्या किया है? रेवेन्यू इज, द वर्ड यूज्ड इज ग्रॉस इनफ्लो. नेट अमाउंट नहीं, कौन सा अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैश आ गया, रिसीवेबल्स डेटर्स आ गए, अदर कंसिडरेशन दैट इज बार्टर ट्रेड अगर कोई हुआ है, अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज फ्रॉम, क्या क्या कवर्ड है? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड यूज बाय अदर्स. दूसरे लोग कुछ काम में ले रहे हैं, क्या? एंटरप्राइज के रिसोर्सेस. मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज अगर दूसरे लोग यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. मतलब आपका पैसा है कि किसी दूसरे को आपने उधार दिया है, तो पैसा यूज कौन कर रहा है? दूसरा. तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. रॉयल्टी. अगर आपका कोई पेटेंट, नो हाउ, मशीनरी कोई दूसरा काम में ले रहा है तो आप उससे क्या करोगे? रॉयल्टी चार्ज करोगे. एंड डिविडेंड. अगर आपने अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगा रखा है तो पैसा आपका है, काम कौन ले रहा है? वो कंपनी. दैट इज़ यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज. तो अगर पैसा उधार दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है डिविडेंड मिलेगा, या कोई एसेट आपने दी है तो उससे आप सामने वाले से रॉयल्टी चार्ज करेंगे. आप कहें रॉयल्टी क्यों? रेंट भी तो चार्ज करूँगा मैं. तो रेंट इज़ नॉट कवर्ड इन दिस AS. उसके लिए AS19 में जाना पड़ेगा, फिनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज. या बिल्डिंग को अगर आपने रेंट पे दे दी है तो अगेन वो AS19 में कवर होगा. यहाँ सिर्फ रॉयल्टी वाला पॉइंट कवर्ड है. रॉयल्टी इन द सेंस पेटेंट्स, नो हाउस में रॉयल्टीज होती है. या कई बार आपने मशीन किराए पे दे दी और उसको बोला भाई फिक्स किराया नहीं लूँगा, जितने यूनिट्स बनेंगे पर यूनिट 2 रुपया लेने वाला हूँ. यानी कि एक तरह से आप उसका क्या कर रहे हो? रॉयल्टी के फॉर्म में चार्ज कर रहे हो. तो दैट इज व्हाट इज रॉयल्टी. तो अंडरस्टैंड दिस AS कवर्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, उसके बाद में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम का अकाउंटिंग. एक्सक्लूजन्स, लिस्ट लंबी है. कौन कौन से रेवेन्यूज AS9 में कवर्ड नहीं हैं? तो इट सेज रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम डिस्पोजल और होल्डिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स. एग्जाम्पल, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट. रियलाइज गेन ऑन डिस्पोजल. फिक्स्ड एसेट बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, वो भी रेवेन्यू ही तो है. AS9 कहता है हमारे पास मत आओ, दूसरे AS बने हुए हैं. AS10 जो अपन ग्रुप 1 में पढ़ते हैं उसके अंदर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कवर्ड है, उसका प्रॉफिट लॉस भी कवर्ड है. अनरियलाइज होल्डिंग गेन, मतलब मेरे पास कोई एसेट है, होल्ड किया हुआ उसे, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड नेचुरल इंक्रीज इन हर्ब्स, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. जी, अनरियलाइज होल्डिंग गेन. स्टॉक पड़ा है, गोडाउन में पड़ा है, वैल्यू बढ़ रही है उसकी, पर वो गेन जो हो रहा है वो अभी तक रियलाइज नहीं है. स्टॉक बेचने का पैसा ऑफकोर्स AS9 में कवर्ड है, सेल ऑफ गुड्स, बट पड़े पड़े उसकी वैल्यू जो बढ़ी है दैट इज नॉट कवर्ड बाय AS9. रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. AS9 कहता है हमारे आउट ऑफ कोर्स है. क्यों? AS11 बना हुआ है भाई. फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस भी तो रेवेन्यू ही है. रियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, जिसको अपन बोलते हैं डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स. कोई ऑब्लिगेशन था, बुक वैल्यू से कम पे सेटल कर दिया,
मतलब दूसरों का पैसा खा गए, सामने वाले का बेड डेट्स, हाँ, अपने लिए डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई 11th-12th में आपको यही पता है ना, दूसरे लोग पैसा खा जाते हैं बेड डेट्स, ये नहीं बताएगा अपन दूसरों का खा जाए तो क्या होता है, तो वो डिस्काउंट, ठीक है, तो वो भी तो फायदा ही है, फायदा है, तो AS9 डज नॉट कवर्स। अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। अपन ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर किया, क्रेडिटर को बोल दिया 50% पैसा नहीं देंगे, बाकी का 50 भी आज नहीं देंगे, 2 साल बाद देंगे, तो वो जो गेन है अभी तक क्या है, अनरियलाइज फ्रॉम रीस्टेटमेंट, रीवैल्यूइंग कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, ओके। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रीजन AS7 है। रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेज लीज AS19 है। रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज AS12 है। रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, ये इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा यूनिक तरह का है, तो वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज लेती है, आप कहेंगे उनके लिए इनकम है, पर उसका जो रिकॉग्निशन का मेजरमेंट सिस्टम है, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, दे हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन, एक्चुअरी नाम सुना होगा ना, तो एक्चुअरी से वैल्यूएशन करा के फिर उनका प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल AS9 वाले रूल्स काम में आने वाले नहीं हैं, ओके। तो एक्सक्लूजन्स की लिस्ट लंबी है, हाँ, कुछ का रीज़न ये एक दूसरे AS बने हुए हैं, कुछ आप कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली इस AS में लाने की कहाँ जरूरत है, क्योंकि ये AS सिर्फ कौन सी रेवेन्यूज़ को कवर करता है, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। अब सबसे पहला पार्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हाँ, वैसे तो आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें भी आता है ना सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं है ऐसा कुछ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है क्या, नहीं है उसमें, या एक्ट ही नहीं है, वो एक्ट तो है पर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वही कह रहा हूँ, मतलब यू डिडंट एक्टेड अपॉन। हाँ, अभी सुनो भाई, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जनरली ये कहता है कि सेल कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, व्हेन ओनरशिप या डिलीवरी, ठीक है, तो वैसा ही कुछ AS9 में भी है, पर AS9 उसके साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रखी है, 3 चीज़ें कहता है, ये तीनों जब फुलफिल हो जाए तब आप अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री करने का सोचना। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड। पॉइंट ए, द सेलर ऑफ गुड्स हैव ट्रांसफर्ड, किसको, बायर को, क्या चीज, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इन द गुड्स फॉर अ प्राइस। हाँ, अब आप कहोगे फ्री में दिया हो तो फिर काहे की सेल। सो द सेलर हैज ट्रांसफर्ड टू बायर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फॉर अ प्राइस, और हाँ, अब एक एक्सेप्शन आ गया, और प्रॉपर्टी भले ही ट्रांसफर नहीं हुई हो, ऑल significant risk and rewards of ownership have been transferred to buyer and the seller retains no effective control of the goods to a degree usually associated with ownership. ओनरशिप वाली जो कंट्रोल होती है ना, ठीक है, ओनरशिप वाला जो कहते हैं ना अपनापन, हाँ ये गुड्स मेरा है, जब इस तरह का वो ओनरशिप वाला कंट्रोल सेलर ने बायर को दे दिया, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, पर उस ओनरशिप की सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सेलर ने अगर बायर को ट्रांसफर कर दी है, ऐसे ओनरशिप को भूल जाओ। अगर रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है, सेल्स की एंट्री आज ही कर ली जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेंबर इज, याद करो, जहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बट रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। चैप्टर किया अपन ने पूरा, हायर परचेज। हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है,
लास्ट इंस्टॉलमेंट देने पे। पर जैसे ही आप एसेट पकड़ाते हो सामने वाले को, अब वो एसेट खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, सारी रिस्क, सारे रिवॉर्ड्स अब सेलर के नहीं है, किसके हैं? बायर के हैं। इसीलिए हायर परचेज वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो, हायर वेंडर की बुक्स में पहली एंट्री क्या थी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। याद आया? सेल्स पहले ही दिन रिकॉर्ड होता था। सो द रूल इज ownership, transfer of property to the buyer, or significant risk of rewards of ownership have been transferred to the buyer. और अब सेलर का उस पर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, उसके साथ दूसरी कंडीशन, ये अपने कल AS7 में भी थी, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कितना पैसा मिलेगा उस पर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब पता नहीं कितने पैसे देगा, 100 रुपये भी दे सकता है, 50 रुपये भी दे सकता है, 30 रुपये भी दे सकता है। दुनिया भर की अनसर्टेनिटी हो गई। एक तो 100 की जगह 99, 98, 97, 95 तक दे सकता है। आप कहेंगे सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है अबाउट अमाउंट। पर अगर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द अमाउंट, तो यस कहता है थोड़ा इंतज़ार कर लो, आज का सेल्स की एंट्री करना जरूरी नहीं है। आप एंट्री कब कर लेना? जब ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए। तो नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड। और साथ साथ तीसरी, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहले अमाउंट में डाउट नहीं होना चाहिए, तीसरा है उसके कलेक्शन में भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब आपने माल बेचा, डाउट है कि सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा। सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन। देखिए, रीजनेबल अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही रहती है। इनहेरेंट बिजनेस रिस्क है, बैड डेट्स हो सकता है। पर एएस यहाँ क्या कहना चाहता है कि जब आपने सेल किया उस वक्त आपको लगता है कि कितना पैसा देगा, अनसर्टेन है। पैसा देगा भी कि नहीं देगा वो भी अनसर्टेन है। तो एएस कहता है रुक जाइए, एंट्री मत करिए आज सेल्स की। एंट्री कब करना आप? जब वो अनसर्टिनिटी अमाउंट की या कलेक्शन की खत्म हो जाए। हाँ, आपके दिमाग में आएगा सेल करते वक्त अगर डाउट है कि पैसा देगा कि नहीं देगा, बेचूंगा ही क्यों मैं? पागल थोड़ी हूँ जो मैं माल बेचूंगा जी। तो ये सब लिखने का जरूरत है। तो देखिए, तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज either seller has transferred the property to the buyer or significant risk rewards of ownership has been transferred to buyer. Second, no significant uncertainty regarding amount of consideration. और तीसरा, uncertainty of ultimate collection. ठीक है, ये तीन चीजें जब तक फुलफिल नहीं हो जाए, तीनों की तीनों, तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आप कहेंगे अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जब कोई ग्राहक माल गुड्स खरीदने आया तो अमाउंट तो फिक्स ही है ना भाई, इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे लेने हैं, बिल बना के देने हैं, उसमें क्या अनसर्टेनिटी की बात है जी? नहीं, पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। देखिए समझिए, पॉइंट बी सिर्फ किसकी बात करता है? अमाउंट में डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट सी बात करता है उसके कलेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। अलग अलग डाउट्स हैं। ओके, तो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा थोड़ी होता है हम माल बेच रहे हैं और उसको रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन तो फिक्स ही है ना। मैंने थोड़े दिन पहले भी एग्जांपल शायद लिया था। आपका रेगुलर कस्टमर है, अपने AS4 में आया था, सब्सिक्वेंट डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज प्राइस, सेल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बिफोर ईयर एंड। रेगुलर ग्राहक है, उसका बच्चा आया, भाई ये पपन मंगाया है, आपने कहा ले जा, ठीक है, रेट वेट सब बाद में फाइनल होती रहेगी। और मालूम है कि वो कस्टमर जो है दुनिया भर का नेगोशिएशन करता है। हम 100 रुपये मांगते हैं, वो 50 से शुरू होता है। ओके, सो फिर भी आपने कहा ठीक है, नहीं से तो अच्छा ही है, कोई ग्राहक नहीं है उससे तो यही ठीक है जो है, चलो आपने दे दिया। तो इन दैट केस देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट। तो यस कहता है रुक जाओ, जब उसके साथ बातचीत हो जाए, अमाउंट का फाइनलाइजेशन हो जाए, उसी दिन सेल्स की एंट्री कर लेना। थर्ड है अल्टीमेट कलेक्शन का डाउट नहीं होना चाहिए। नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट। देखिए एस ने क्या कहा, रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। सी पॉइंट क्या है, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, मतलब इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कलेक्शन।
क्योंकि वो ये कह रहा है ना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जब तक आपको डाउट हो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि जब माल बेच रहा हूं तो कैसे डाउट हो सकता है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और मान लो ये डाउट है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कब काम आएगा। तो AS 9 क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे अपन, कि मान लीजिए आपने जब गुड्स बेचा, आपको कोई डाउट नहीं था, आपको लग रहा था पैसे आ जाएगा, अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड, आपने सेल्स की एंट्री कर ली। बाद में जब 5-10 चक्कर काटे, पता चला पैसा आ ही नहीं रहा है। ऐसे अब कोई बात नहीं, एक बार रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, कल ही अपन ने AS 7 में पढ़ा, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते। अब जो पैसा नहीं आने वाला है वो पीरियड में एज ए एक्सपेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स के नाम से आएगा। बट नाउ द पॉइंट इज, जब मैं एंट्री कर रहा हूं उस वक्त ही डाउट है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो आप कहेंगे फिर माल बेच ही क्यों रहे हो। वो AS कहता है वो आपका लुकआउट है, क्यों बेच रहे हो। भाई AS थोड़ी बिजनेस प्रिंसिपल्स को डिसाइड कर सकता है किसको माल बेचना है नहीं बेचना है। सपोज अ मिनिस्टर कम्स टू योर शोरूम, यू फील वेरी हैप्पी, फोटो भी खिंचाई, उसने कहा ये पैक कर दो, ये पैक कर दो, आपने कहा ये क्या पैक कर दो, ठीक है, पैसे किससे लेने रहे। ओके, तो अंडरस्टैंड देयर इज अ डाउट ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन। तो आप पैसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, पैसा आएगा तो पूरा आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अमाउंट में डाउट नहीं है, समझिए, इस केस में अमाउंट में डाउट नहीं है, पर डाउट किसका है, पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा। AS कहता है रुक जाओ, अभी एंट्री मत करो, या तो जिस दिन वो पैसा दे दे या फ़ोन करके बोले अरे उसका बिल नहीं आया अभी तक, तो आप उस दिन एंट्री कर लेना, या जिस दिन आप मिनिस्टर नहीं बन जाओ, जब तक, तो मान लो अपन भी मिनिस्टर बन गए, फिर तो उससे वसूल कर ही लेंगे ना कि उसके पैसे बाकी है, लेके आ भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर, हाँ बोलिए। परचेज किया 10,000 रुपये का, ये गुड्स बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक नील, और अब AS 9 ने पंगा डाल दिया, सेल की एंट्री अभी नहीं हो सकती। मान लीजिए अरे भाई इधर ध्यान दे दो, क्वेश्चन आता है AS 9 का भी, आप इंस्टीट्यूट की रेवेन्यू बढ़ाने में क्यों लगे हुए हो। ठीक है, नाउ सपोज ये 10,000 का गुड्स चोरी हो जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, नील, लॉस कितना होगा, 10,000, गुड्स खरीदा, बिका भी नहीं, सेल भी नहीं और स्टॉक भी नहीं। अब ये वैसा ही है, कुछ गुड्स है जी, फर्क ईयर का पड़ता है ना। अब आप इस बार ये 10,000 का गुड्स 15,000 में बेचा था, AS 9 ने मना कर दिया, अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, तो पहले साल नेट लॉस आएगा कितना, 10,000। अगले साल ओपनिंग स्टॉक नील, सेल्स AS 9 ने कहा आप रिकॉर्ड कर लो, अगले साल मान लो वो जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, तो अगले साल प्रॉफिट कितना आएगा, 15,000। सेट ऑफ होएगा, ईयर चेंज हो जाता है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, आधा पंगा तो ईयर का ही है। ओके, हाँ, ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ GP रेट इन्फिनिटी होती है जी। मैंने पूछा था ना GP रेट हाईएस्ट कितना हो सकता है, याद है कितना, ठीक है। चलो भाई, अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये समझने के लिए, ऊपर वाले 3 पॉइंट्स के रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करनी है। हाँ, ध्यान से समझिएगा। पहला, डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, बायर ने कहा अरे अभी माल मत भेजना, मेरे गोडाउन में जगह नहीं है, थोड़े दिन आपके यहाँ पे ही रखो, बट बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट द बिलिंग। आपने कहा हमारे तो रेडी है साहब, हमारा बिल रेडी है, आप तो बस माल उठाओ ले जाओ। उसने कहा नहीं अभी 2-4 दिन रुको। अब बताओ भाई, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अब आप जो गुड्स अपने गोडाउन में लेकर के बैठे हो,
ठीक है, आप बायर के एजेंट की तरह बैठे हो बस, ठीक है, आपके गुड्स का ध्यान रख लूंगा, हो गए कुछ भी खराब हो गया आप जानो, आपका काम जानो। ओके, सो इन दैट केस प्रैक्टिकली वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, रेवेन्यू आज ही रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ जी, गुड्स आर सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। गुड्स भेज दिया, बायर ने कहा है गुड्स मेरे यहाँ डिलीवर करना है, इंस्टॉल करना है, चेक कराना है, मेरे को सेटिस्फाई करना है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो सेल्स फैक्ट्री से या गोडाउन से गुड्स रवाना होते ही रिकॉर्ड नहीं होगी। कब रिकॉर्ड होगी? जब वो इंस्टॉलेशन हो जाए। कई बार इंस्टॉलेशन के नाम पे कुछ करना ही नहीं होता, मतलब नाम का इंस्टॉलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ डीलर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। अब कस्टमर आया, भाई मेरे यहाँ पे फ्रिज ये भेज दो, स्टार्ट करके चालू करके बता देना। अब उसमें करना क्या है? घर पे जाके खोला, पिन में डाला, इट्स ऑन। तो प्रैक्टिकली नो इंस्टॉलेशन इज देयर। वहाँ हम कह सकते हैं रेवेन्यू पहले ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी। पर जहाँ मशीनरीज वगैरह है, इंस्टॉलेशन करना है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपकी तरफ से वो सेल का ऑब्जेक्ट जो है, जो कंडीशन है, वो फुलफिल कब होगी? जब वो आप क्लॉज कंडीशन फुलफिल कर दो। हाँ जी, गुड्स आर सेंट और सोल्ड ऑन अप्रूवल, ये पहले भी आया था आपने। गुड्स ऑन अप्रूवल कब रिकॉर्ड करें भाई रेवेन्यू? व्हेन बायर हैज एक्सेप्टेड or he has performed such act which proves he has accepted, or the time period given has expired, or reasonable time has expired। हाँ, तो आप कहेंगे इसमें भी तो हमने माल दिया उसको, तो क्या वो माल घर पे लेके गया, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई? क्या नहीं हुई है? क्यों? ओनरशिप तो नहीं हुई, मैं रिस्क रिवॉर्ड्स की बात कर रहा हूं। सपोज फैक्ट्री से गुड्स आप अपने डीलर के यहाँ भेजते हो, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए? फैक्ट्री से रवाना हो जाए जब, या डीलर के यहाँ पहुंचे जब? क्या पढ़ा है आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? रिवर्स एंट्री होती नहीं, सेल्स रिटर्न की एंट्री होगी। आज तो आप सुन लो भाई, आप लोगों के काम आएगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर बायर के बिहाफ पे है, मतलब मेरी टर्म्स ऑफ सेल एक्स फैक्ट्री है कि भाई इस फैक्ट्री के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स लीव द फैक्ट्री, खत्म। पर ट्रांसपोर्टेशन मुझे करना है, मतलब मेरा FOR डिलीवरी है सामने वाले की फैक्ट्री तक, सामने वाले के डीलर के यहाँ तक मुझे पहुँचाना है, तो मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूँगा? जब सामने वाले के यहाँ गुड्स पहुँच जाए। फ़र्क क्या पड़ता है? 31 मार्च को रवाना हुआ, 4 अप्रैल को पहुँचा, तो सेल्स इस साल की होगी कि अगले साल की होगी, इट विल डिपेंड ट्रांसपोर्टेशन किसके बिहाफ पर है। और मान लीजिए आपने कहा अपने को डिलीवर करना था, डीलर के यहाँ तो 4 अप्रैल को पहुँचा, तो इस साल सेल रिकॉर्ड नहीं होगा, और बैलेंस शीट में, P&L में, क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स इन ट्रांजिट याद आया, वो वहाँ पर आएगा, क्योंकि वो ट्रांजिट में मेरे बिहाफ पर है, सामने वाले के बिहाफ पे नहीं। और मान लीजिए मेरा टर्म्स ये था, बस फैक्ट्री से निकला तुम जानो, तो मेरे लिए इस बार सेल हो जाएगी, स्टॉक में सेट जाएगा, और सामने वाला जो है वो परचेज रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन वाला अलग, इन ट्रांजिट वाला अलग। अब सुनिएगा इसी एग्जाम्पल को आगे। हमारी कंडीशन ये डिलीवर हमको करना है, डिलीवरी अपने को देनी है, तो आप कहेंगे फिर तो 4 अप्रैल। पर हमने क्या किया, ये जो रास्ते में गुड्स ट्रांसपोर्ट में जाता है, इसका ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया है। ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है? अगर रास्ते में कुछ भी गुड्स डैमेज हुआ, तो जितना बिल वैल्यू है पूरा क्लेम मिलेगा। अब हमने फैक्ट्री से गुड्स रवाना किया, आपके अपने कोई चिंता नहीं है, डीलर को पहुंचे तो वो दे देगा, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब बताओ सेल्स की एंट्री कब करूं? क्यों? डिस्पैच करते ही रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर्ड।
नहीं, 4 तारीख को ही। क्यों? अरे एएस ने क्या लिखा हुआ है, या तो ओनरशिप ट्रांसफर हो और वो था ना, और रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। मैं तो इम्फेसिस ही रिस्क रिवॉर्ड पे करता हूँ, ओनरशिप साइड में गई। ठीक है, ओनरशिप का आप भूल ही जाइए, ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज बोलो कुछ बोलना चाहते हो? तो क्या बोल रहे थे? माइक भेजूं? तो माई क्वेश्चन इज, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते ही मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस में ओनरशिप रिस्क रिवॉर्ड साथ में ही ट्रांसफर होती है। हायर परचेज वाला केस था जहाँ ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है, रिस्क रिवॉर्ड्स पहले ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए अपन पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिवर्स केस भी हो सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुई, तो ये इसने और लिखा है ना, तो भी रिकॉर्ड। एग्जाम्पल, वारंटी सेल्स, आपने प्रोडक्ट दिया, 6 महीने की गारंटी, खराब हो जाए रिप्लेसमेंट, तो प्रैक्टिकली रिस्क रिवॉर्ड्स आज भी किसकी है? सेलर की है। बट एएस कहता है नहीं नहीं भाई, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, हाँ जो क्लेम आ सकता है उसका प्रोविजन बना लो। ठीक है, बट द पॉइंट इज, यहां पर मैंने ओनरशिप जरूर 4 अप्रैल को ट्रांसफर होगी, पर अब मेरा क्वेश्चन ये है, रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गई क्या? तो क्या मैं 31 मार्च को सेल्स रिकॉर्ड कर लूं? तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड्स कौन सी ट्रांसफर होनी चाहिए? देखो पढ़ो, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। रिस्क रिवॉर्ड्स भी कई तरह की होती है। आप जब इंश्योरेंस कराते हो ना, तो यू कवर द रिस्क नॉट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स बट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, कि भाई कुछ खराब, फिर तो आप कह दोगे ये तो छोड़ो, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है, उसका भी सारा इंश्योरेंस करा रखा है। आप कहें क्या फर्क पड़ता है, बिके चाहे नहीं बिके, आपने पैसे आने हैं, फिर तो स्टॉक दिखाना ही बंद कर दो, सेल में डाल दो सारा ही। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस कराने से इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफर हुई है, नॉट ऑफ ओनरशिप बट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ओनरशिप वाली रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुई है, इसलिए रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज नहीं होगा, 4 तारीख को ही होगा। ये केस एक्सपर्ट कमेटी के पास आया था एंड द मैटर वॉज मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति यूज टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑन 31 मार्च, के बस कारें भेज दी ना फैक्ट्री से, डीलर के यहाँ पहुंची नहीं पहुंची, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी सेड नो, ओनरशिप वाले रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, हर एक कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं चाहिए, फिर तो आप कल को स्टॉक को भी सेल दिखाना शुरू कर दोगे, पूरा इंश्योर्ड है। ओके, अब वापस आता हूँ मैं, सेल ऑन अप्रूवल। गुड्स अप्रूवल पे दिया 31 मार्च को, और अभी तक उसने अप्रूव नहीं किया, टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा भी है, तो गुड्स वो लेके चला गया, उसके पास पड़ा है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या रिस्क रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुई, क्या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई? एग्रीड। कल को गुड्स खराब हो जाए तो बायर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? तो आप लोगों ने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, ही इज द बेली सपोज टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर बट ही इज नॉट द ओनर। तो अगेन उसने जो रिस्क रिवॉर्ड लिए वो एज अ बेली ऑफ द गुड्स है, ही इज अगेन नॉट द ओनर। ओनर कब कहलाएगा? जब वो या तो अप्रूव कर दे या टाइम पीरियड खत्म हो जाए, जैसा भी है। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। सेल ऑन अप्रूवल, माल बेच से ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाए। Next, delivery is made giving the buyer an unlimited right of return, मतलब वो गारंटी वारंटी वाला होता है ना। हाँ, माल दिया कि ले जाओ, तुम खराब हो जाए कभी भी वापस ले आना। तो ये नहीं कि अब जिंदगी भर इंतजार ही करो, कि रिस्क रिवॉर्ड्स आप कहेंगे, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी वारंटी गारंटी का क्लेम आ सकता है, हाँ सुनेगा ध्यान से, उसका प्रोविजन आज ही बना दिया जाएगा। ये नहीं आएगा जब चार्ज कर लेंगे, नो, क्योंकि वो लाइबिलिटी जो है क्लेम की, माल बेचते ही अराइज हो गई, इसलिए प्रोविजन आज ही बन जाएगा। कंसाइनमेंट सेल्स, हाँ, कंसाइनी इज अगेन नॉट द ओनर,
आप उसको रिस्क रिवॉर्ड्स ओनरशिप वाला ट्रांसफ़र नहीं करते, इसलिए सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब कंसाइनी आगे थर्ड पार्टी को भेज दे। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी सेल्स आजकल बहुत होता है ना, COD, कैश ऑन डिलीवरी सेल्स। आपने गुड्स मंगाया, टर्म्स ये है गुड्स आएगा तब पैसा देंगे। तो कंडीशन गुड्स की क्या है, सेल की क्या है कि डिलीवरी पे पैसा दिया जाएगा। मान लो डिलीवरी पे पैसा नहीं दे तो वो गुड्स वापस चला जाएगा। तो सेल जब डिस्पैच होगा तब रिकॉर्ड नहीं होगा। सेल कब रिकॉर्ड होगा? जब पैसा मिल जाए, बिकॉज कंडीशन ही यही है। आप सिंपल सा समझिए, आप जब भी कोई सेल्स एग्रीमेंट करते हो उसमें कुछ कंडीशंस डाली हुई है, तो कंडीशंस अगर नेसेसरी कंडीशन फॉर सेल ऑफ गुड्स है तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बाकी इंसिडेंटल कंडीशंस है कि माल अगर 6 महीने में खराब हो गया तो ये क्लेम देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, वो इंसिडेंटल कंडीशन है, वो कंडीशन ऑफ सेल नहीं है, उनको नहीं देखना है। पर जो कंडीशन ऑफ सेल से रिलेटेड मेन कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हो सकता। इंस्टॉलमेंट सेल्स, हायर परचेज सेल्स, हाँ, हायर परचेज में कब रिकॉर्ड होगी? पहले ही दिन। इंस्टॉलमेंट सेल्स थोड़ा रिवर्स केस होता है। आप किस्तें जमा कराते जाओ, फिर 10 किस्तें जमा कराने के बाद सामान ले जाना, मतलब रिवर्स। पहले पैसे जमा कराते जाओ, एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट होने के बाद आपको गुड्स दिया जाएगा। तो उस केस में सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब गुड्स दिया जाएगा। क्योंकि पहले तो सिर्फ आप एडवांस ले रहे हो, होता ही ना, एडवांस जमा करा दो बाद में गुड्स मिलेगा। तो जब आप पैसा ले रहे हो उस वक्त सेल रिकॉर्ड नहीं होगी, जब डिलीवरी होगी। स्पेशल ऑर्डर्स एंड शिपमेंट्स, हाँ जी, कोई कस्टमर ने एक स्पेशल ऑर्डर दिया, मेरे लिए प्रोडक्ट बना करके दो, आप भी उसके लिए अलग से प्रोडक्ट बना रहे हो, रेडी कर रहे हो, तो सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब वो प्रोडक्ट बन जाए, पैक हो जाए, ठीक है, रेडी फॉर डिलीवरी हो जाए, उस वक्त हम कह सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सेल्स टू इंटरमीडिएट पार्टीज, सपोज होलसेलर को गुड्स बेचा, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर आगे कस्टमर को बेचेगा, तो फैक्ट्री वाला रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? जब होलसेलर आगे बेच दे, जब, हाँ। तो सिंपल सा रूल है, आपको ये देखना है कि वो होलसेलर एज अ एजेंट काम कर रहा है या एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है। अगर वो एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है तब तो आप कहेंगे रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड, काम खत्म। आप लोगों ने C&F नाम सुना होगा? C&F होता है ना, C एंड मतलब N कह दो, F कह दो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, C&F एजेंसीज। C&F और होलसेलर में क्या फ़र्क है, एंड मेक यू अंडरस्टैंड। C&F इज़ एन एजेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी उसको गुड्स भेज देती है और फिर उसको इंस्ट्रक्शन आ जाता है ये इतना इसको दे देना, इसका इतना दे देना, इसका उसको दे देना, और वो जो आगे वाला डीलर है जिसको आगे गुड्स दिया गया है वो सीधा कंपनी को ही पे करता है और C&F को सिर्फ एक कमीशन मिलता है। तो C&F इज एक्टिंग एज अ एजेंट, नॉट एज अ प्रिंसिपल। तो अगर C&F एजेंसी वाला सिस्टम है, मतलब एज ए एजेंट है बीच में, तो कंपनी रेवेन्यू एजेंट को माल देते वक्त रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। वो कब रिकॉग्नाइज होगी? जब आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स, कंडीशंस एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। तो मेन कंडीशन 3 चीजें याद रखिएगा। फर्स्ट इज या तो प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, रिस्क रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, दोनों में से कुछ एक। डाउट अबाउट अमाउंट नहीं होना चाहिए, डाउट अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तीनों जब ये फुलफिल हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, और उसके बाद टर्म्स कंडीशंस देखनी पड़ेगी। डिलीवरी हमको करनी है तो जब डिलीवर हो जाए, इंस्टॉलेशन हमको करना है जब इंस्टॉलेशन हो जाए, कैश ऑन डिलीवरी है जब कैश रिसीव हो जाए। ओके, सो दिस हाउ रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बीच में कंसाइनी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अगर एजेंट्स हैं सभी लोग, रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं होगी। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो आगे थर्ड पार्टी को भेज दे। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज दे रही है वो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करे? तो देखिए, अब सर्विस में इसने लिखा है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो वन टाइम सर्विस है या रेगुलर सर्विस है। सो इफ द परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट, एक से ज्यादा है, मतलब कंटिन्यूअस सर्विस देनी है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज प्रपोर्शनेटली। अरे
तो अगर कंटिन्यूअस सर्विस देनी है, एक से ज़्यादा काम किसी का करके देना है, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज प्रपोर्शनेटली बाय रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्ट, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। हमने कल वो था ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, बस उसका थोड़ा भाई बंधु समझ लो, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। इफ परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल एक्ट, कोई एक ही काम करके देना है, or it consists of performance of more than one act, but the acts yet to be performed are very significant in relation to transaction as a whole। हाँ, काम तो खूब सारे करके देने हैं, पर जो काम बाकी है ना वो अभी बहुत सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू टोटल। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट सोल एक्ट और द फाइनल एक्ट। इसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो दो मेथड हो गए, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन, एक कंप्लीटेड सर्विस। अब आप कहेंगे सिंगल एक्ट और मल्टीपल एक्ट वाला क्या पंगा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने कहा साहब मैं क्लाइंट का रिटर्न भर दूंगा। तो क्लाइंट का रिटर्न भरने में आप कहेंगे खूब सारे काम करने होते हैं। पहले उसकी बुक्स आएगी, आप कहेंगे बुक्स को पूरा रिव्यू करो, फिर उसके बेसिस पे आप कहेंगे सारी इनकम का कंप्यूटेशन करो, कैलकुलेशन करो, टैक्स जमा करवाओ, फिर रिटर्न तैयार करो, फिर उसका फाइलिंग करो। तो दीज आर द वेरियस एक्ट्स विच आर देयर। तो अब ये रिटर्न फाइलिंग को हम एक सिंगल एक्ट बोलेंगे या मल्टीपल एक्ट्स बोलेंगे? तो इट इज़ वन सिंगल सर्विस। सामने वाले को मतलब ही नहीं है कि आप रिटर्न पहले फाइल करते हो, पहले तैयार करते हो, क्या करते हो, वो तो यही समझता है दिस इज़ वन सिंगल एक्ट। पहली बात हो गई ना, आप रेस्टोरेंट में गए कि ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, आप कहीं वो पहले सब्जी लाएगा, फिर बनाएगा, इतने सारे काम करके दे रहा है। फॉर यू दे आर नॉट एक्ट्स, आपके लिए बस ये एंड प्रोडक्ट है, ये ला करके दे दो। तो अंडरस्टैंड, सामने वाले के लिए वो एक प्रोडक्ट है या मल्टीपल प्रोडक्ट है, दैट विल डिफाइन कि वो सर्विस सिंगल एक्ट वाली है या मल्टीपल एक्ट्स वाली है। तो व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्ट, ASAs रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगी जब वो एक्ट कंप्लीट हो जाए। आपने कहा मैंने रिटर्न तैयार कर दिया, बस फाइल नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मेहनत ज़्यादा किस में लगती है, फाइलिंग में या तैयार करने में? मेहनत तो सब उस वक्त ही लगती है। फाइलिंग में क्या करना, अपलोड करना है, बटन दबाना है, काम खत्म। अब तैयार कर दिया, फाइल नहीं हुआ, हाँ क्लाइंट कितनी फीस देगा भाई? 90% तो दे ही देगा। वो देगा नहीं, उल्टा और लड़ाई करने और आएगा, ठीक है। अब लेट फाइल करने का पैसा कौन देगा, पेनल्टी कौन देगा? मेरा रिटर्न फाइल नहीं हुआ, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। सपोज किसी का 20 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड था, आपने टाइम पे फाइल नहीं किया, ठीक है। वो कहेगा ये बेनिफिट गया 20 लाख इंटू 30%, बोलेगा फीस तो 1000 रुपये छोड़ो, 6 लाख रुपये दो। ओके, सो अंडरस्टैंड, इट इज़ वन सिंगल एक्ट। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब वो एक्ट कंप्लीट हो जाए। कि उससे पहले ना तो आप पैसा मांगने के हकदार हो, न सामने वाला देने के लिए लाइबल है। ओके, अब मल्टीपल एक्ट्स, मल्टीपल सर्विसेज। आपने क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है, टैक्स ऑडिट भी करना है, स्टैच्यूटरी ऑडिट भी करना है, GST का काम भी आप करते हो, और सबके लिए कंसोलिडेटेड फीस चार्ज कर रहे हो। AS7 सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 एसेट्स बन रही हो, अपन ने उसमें समझा अलग अलग कर दो, तो यहाँ पर यस कहता है अलग अलग मत करो। आप तो क्या करो, टोटल फीस आपने कहा साहब 5 लाख रुपए लूंगा। अब उसमें से जो जो काम आपने कर लिए हैं एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो और उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। मतलब मान लीजिए आपने कहा भाई ऑडिट का काम हो गया, मतलब ओवरऑल हमारा जो काम है उसका 60% डन, तो 5 लाख की फीस है, 60% 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। हाँ, पर आपने कहा जो काम करने हैं वो ज़्यादा है, जो काम कर लिए हैं वो तो नहीं के बराबर है, सिर्फ 5-10% वाला काम ही हुआ है, तो ये कहता है फिर अभी कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज मत करिए। सपोज आपने किसी क्लाइंट का कंसल्टेंसी का काम ले लिया कि हम साल भर आपको कंसल्टेंसी देंगे, हर महीने 2-3 बार विजिट करेंगे, फिर आपको जो भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप फ़ोन पे पूछ सकते हो, ऑफिस आ सकते हो एंड ऑल दैट, एंड यू आर कोटेड 10 लाख रुपीज़ पर ईयर। अब ये सिंगल सर्विस है क्या मल्टीपल है? हैं जी? मान लो 6 महीने कराने के बाद मना कर दे नहीं अब नहीं, तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फिर सिंगल कहाँ हुई?
कंटिन्यूस सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। अब यहाँ पर आप कहेंगे हम पर एनम 10 लाख ले रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली जितने जितने महीने होते जाएं उसके हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल एक्ट्स, और हर एक्ट अपने आप में काम तो वही ना। आप सामने वाला ये नहीं कह सकता मैं तो 1 रुपया ही नहीं दूंगा, या आप ये भी नहीं कह सकते हम कुछ नहीं मांगेंगे। जितने महीने हो गए हैं, जितना काम कर लिया उसके हिसाब से पैसा तो आप लोगे ही लोगे। तो दैट वे यू विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। अब आगे के 2 पैराग्राफ वापस वही ऊपर वाले का रिपीटेशन। अमाउंट में डाउट नहीं होना चाहिए, कलेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। सो नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन विल बी कलेक्टेड अल्टीमेटली। ये 2 चीजें साथ में वापस इधर भी लगा दी। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स। इंस्टॉलेशन फीस, हाँ आप सर्विस देते हो, कोई भी मशीन प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन का सर्विस का काम है। होता है मैं आपने एसी खरीद लिया, अब एसी का इंस्टॉलेशन के लिए किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करेगा, तो वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस। सिंगल एक्ट है। हाँ, ये नहीं कि उसने कहा भाई मैंने आधा काम तो कर ही दिया, हवा नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली काम कंप्लीट होने पर ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन, एडवर्टीजमेंट। सपोज सीए का रिजल्ट आया, पास हो गए, आपने अखबार में कहा ऐड दो भाई, हार्दिक बधाई। हाँ जी, आपके लिए खर्चा है। न्यूज़पेपर कंपनी के लिए इनकम है। वो इनकम कब रिकॉर्ड करे? सपोज आपने आज एड बुक करवा दिया, ठीक है, कि 2 अगस्त को रिजल्ट आ जाता है ना जनरली मई वालों का, ठीक है, आपका नवंबर है। तो आप मान लीजिए 2 अगस्त रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, आप 2 अगस्त को न्यूज़पेपर वाले के यहाँ चले गए, भाई ये लो मेरी बढ़िया सी फोटो और ये सब मैटर है, 3 अगस्त को न्यूज़पेपर में ऐड आ जाना चाहिए। तो आप वो पैसे भी 2 अगस्त को दे के आ गए, तो न्यूज़पेपर वाला, हाँ देखिए 2 अगस्त 3 अगस्त में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब आती है? 31 मार्च 1 अप्रैल। ओके हाँ, 1 अप्रैल को तो आप कहीं हरगिज़ ऐड नहीं देंगे, लोग समझेंगे मजाक कर रहा है, अप्रैल फूल बना रहा है। तो अब आपने मान लीजिए 2 अगस्त को ऐड बुक करा दिया, पैसे दे दिए, ऐड भी फाइनलाइज हो गया, उसने बता भी दिया देखो ये ऐसा छपेगा, ऐसा होगा, ये कलर्ड में आएगा, वैसा आएगा, ये साइज का आएगा एंड ऑल दैट, और 3 अगस्त को प्रिंट होना है। तो न्यूज़पेपर वाला वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एडवर्टाइजिंग इनकम 2 अगस्त को रिकॉर्ड करे या 3 अगस्त को? 2 को। और मान लो 3 तारीख का अखबार प्रिंट ही नहीं हो, छपे ही नहीं, मोदी जी ने कह दिया कल सब बंद, ठीक है, लॉकडाउन है, तो अब क्या होगा उस केस में? अब प्रिंट तो हो गया पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, नो आज कोई न्यूज़पेपर नहीं छाटेगा, हैं? कुछ नहीं। हाँ बोलो भाई, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करें? 2 तारीख 3 तारीख। तो देखिए, अच्छा मान लो न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ या डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वापस आप न्यूज़पेपर वाले के पास जाके वसूली नहीं करोगे? क्यों, छपा तो है ही नहीं, किसी के पास गया तो है ही नहीं। देखो गलती तो कभी किसी की होती ही नहीं है पर सामने वाले को लगती है ठीक है एनी एक्ट डन बाय एनीवन देयर इज अ रीजन फॉर इट, सामने वाले को लगता है नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है तो अब पॉइंट ये है अंडरस्टैंड। तो अगर वो न्यूज़पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ या ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ऑडिट में भी, कुल मिला के वो एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा नहीं, तो आप कहेंगे फिर एडवर्टीजमेंट कैसा? तो ऑब्वियसली आप सामने वाले से वापस वसूली करोगे। इसलिए रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? व्हेन दैट एडवर्टीजमेंट अपीयर्स बिफोर पब्लिक, मतलब वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ वो अलग बात है, आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ, किसी भी फ्रेंड का फ़ोन ही नहीं आया अखबार में फोटो वोटो अच्छी आई तेरी, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। फ्रेंड लोग अखबार का खर्चा ही नहीं करते होंगे तब कहाँ से आएगी? तो अंडरस्टैंड, वो आपकी प्रॉब्लम है। कुल मिला के न्यूज़पेपर या जो भी प्रिंट मीडिया है, चाहे डिजिटल मीडिया वॉट एवर इट मे बी, इट शुड अपीयर बिफोर पब्लिक। ओके, तो अगर वो पब्लिक के सामने आया ही नहीं है तो
वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। ओके, आपने टीवी में ऐड दे दिया, ठीक है भाई, क्रिकेट मैच के बीच में अपना ऐड आना चाहिए, अब उस दिन मैच ही कैंसिल हो गया, ऐड ही नहीं आया, ठीक है, तो अब आप कहेंगे फिर पैसे वापस ले भाई। तो दैट इज व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, और इन सब में व्हेन इट अपीयर्स बिफोर पब्लिक। हाँ जी, इंश्योरेंस एजेंसी वाले कमीशन, हाँ आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है। तो देखिए सुन लीजिएगा ध्यान से, तो इंश्योरेंस में होता है आप जब नई पॉलिसी लेते हो देयर इज अ लुकआउट पीरियड ऑफ 30 डेज, कि 30 दिन में अगर आपको नहीं समझ में आए आप पॉलिसी कैंसिल करा के अपने पैसे वापस ले जा सकते हो। तो ऑब्वियसली वो इंश्योरेंस एजेंट कमीशन की इनकम कब रिकॉर्ड करे, 30 दिन पूरे होने के बाद। फिर आता है रिन्यूअल, लाइफ इंश्योरेंस में एक बार करा दिया, अब रिन्यूअल में तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो पैसे वाले पैसे, पहले जो पैसे दिए वो भी डूब जाएंगे। तो वहाँ पे उसको रिसीट की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इनकम एजेंट कब रिकॉर्ड कर लेगा, ड्यू डेट पर। रिन्यूअल ड्यू हुआ, वो कहेगा आप तो कमीशन आना ही है। ओके, फिनेंशियल सर्विसेज कमीशन, आप फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कहा हमको बैंक से लोन दिलवाना है, आपने कहा ओके दिलवा देंगे, तो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, गो टू द बैंक, डू दिस वर्क, और आपने कहा इसके 10 लाख रुपए फीस लगेगी। बट वन सिंगल एक्ट है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जब लोन सैंक्शन हो जाए। ओके हाँ, पर फिनेंशियल सर्विसेज कई बार रिकरिंग नेचर की भी हो सकती है। आपने एग्रीमेंट कर लिया, वो जैसे मैंने था ना कि आपने साल भर की कंसल्टेंसी फिक्स कर ली, चाहे आपको लोन दिलवाना हो, कुछ भी करवाना हो, आई एम अवेलेबल, तो उसमें तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन लगेगा। इवेंट मैनेजमेंट्स, हाँ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, हाँ मान लो इवेंट ले लिया और इवेंट हो ही नहीं पाया, तो कुछ भी उनको रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है। व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, मूवी का टिकट आपने खरीदा तो थिएटर वाले के लिए इनकम है, ठीक है, टिकट आज खरीद लिया, मान लीजिए 15 जून को, टिकट है 17 जून की मूवी है, शाम को 6 बजे का शो है, शो ख़त्म होगा 9 बजे, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाए? 15 जून टिकट बिकते ही, 16 जून को 6 बजे, 9 बजे, या जब आपको पिक्चर पसंद आ जाए तब। 17 जून, तो देखिए अगेन इट इज ए इवेंट, वो इवेंट कंप्लीट कब होगी? 9 बजे शाम को। ओके, 17 जून 9 PM। रीजन, सपोज 6 बजे पिक्चर शुरू हुई, 7 बजे देयर इज सम पावर फेलियर एंड उन्होंने कहा भाई घर जाओ, कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो बताओ भाई, आधा रिफंड मिलेगा या पूरा? आप कहेंगे पिछले 10 मिनट की भी बाकी रह गई हो तो भी लड़ झगड़ के पूरा लेंगे भाई, देखने तो लास्ट के 10 मिनट ही आए थे, बाकी तो यूँ ही हम जल्दी आ गए बैठे थे, अंडरस्टैंड। इसमें क्या हो गया, हर जगह यही होता है, आप लास्ट में एग्जाम यहाँ किस ले रहे हो? एग्जाम देना है, तो काम तो एग्जाम ही देना है, तो ठीक है, अब आप कह रहे हो पहले पढ़ना पड़ता है ताकि लास्ट में सस्पेंस नहीं रह जाए कोई। ओके, सो अंडरस्टैंड, व्हेन दैट इवेंट इज कंक्लूडेड 9 PM, उस वक्त रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। आप कहेंगे ठीक, क्या फ़र्क पड़ता है? वो फ़र्क पड़ता है ना, 31 मार्च को रात को 11:30 वाले शो में गए, जो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 2 बजे ख़त्म होगा, मिडनाइट है जी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ईयर चेंज हो जाता है। ओके, और एडवांस बुकिंग तो होती है, आपने 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च को टिकट भेज दी अप्रैल के, तो रेवेन्यू इस साल की नहीं होगी, हाँ वो एडवांस कलेक्शन कहलाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, इनकम में अगले साल ही जाएगा। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस। हाँ भाई, वन सिंगल सर्विस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, 5 महीने का बैच है, प्रोपोर्शनेटली पैसा भले ही पहले ले लिया, चाहे पैसा बाद में आएगा, पैसा पहले आ गया, आप कहेंगे अभी तक 2 महीने का ही पड़ा है, पैसा तो 6 महीने का लिया है, तो हमारे लिए वो 4 महीने का एडवांस हो गया, लाइबिलिटी में रहेगा, इनकम में कब जाएगा? व्हेन दैट पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। एंट्रेंस फीस एंड मेंबरशिप फीस, ये क्लब्स में होता है ना, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, हाँ सुनेगा ध्यान से, जनरली कैपिटल नेचर का होता है, क्यों वन टाइम होता है, पर अगर ये हर साल ले रहे हो अब तो फिर रेवेन्यू नेचर का हो गया, पेनल में आएगा। कई बार क्लब्स क्या करते हैं, एक एंट्रेंस फीस लेती है, फिर एनुअल फीस और लेती है, तो जो एंट्रेंस फीस ली वो तो कैपिटलाइज हो गई, और जो एनुअल फीस ले रहे हो वो हर साल पेनल में चली जाएगी।
अच्छा, कई बार वो एंट्रेंस फीस होती है 10 साल के लेते पैसे दे दो, तो ठीक है, वो 10 साल का एक तरह से डेफर्ड इनकम हो गया, हर साल पीरियड में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो दिस हाउ वी रिकॉग्नाइज सर्विसेज रेवेन्यू। कल कंटिन्यू करेंगे।